तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि पहले 2-3 क्वेश्चन हम रेफरेंस पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं जैसे हम सोल्व करना चाहिए वैसे ही सोल्व करूंगा, मतलब पहले से कुछ अज्यूम नहीं करके चलूंगा कि मुझे आंसर मालूम है। तो जैसे जैसे दिमाग चलेगा वैसे वैसे ही हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक ही पार्टिकल है, अगर एक पार्टिकल है तो उसका एक पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन ही हो सकता है। ठीक है, चाहे वो जीरो हो या कुछ और हो, है ना, कुछ भी हो, तो एक पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन ही उसका होगा। तो एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि दो फ्रेम है S1 और S2 के। ठीक है, तो इस पार्टिकल का एक पहली बात तो इस पार्टिकल का कोई पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है, वो मे बी दो हो, एक हो, तीन हो, चार हो, जो ग्राउंड के फ्रेम में हम मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन उसने क्या दे रखा है कि S1 और S2 के देखे जाने पर, है ना, मैग्नीट्यूड जो है इस पार्टिकल के एक्सेलेरेशन का 4 ही है दोनों केस में। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि इसने यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला है। ठीक है, तो हम इस पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। पहला आ गया, द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये तो बिल्कुल ही बकवास बात है, क्योंकि अगर फ्रेम जो है, सपोज करो इसका पार्टिकल एक्सेलरेशन 4 ही हो, ठीक है, लेट से, और ये दोनों जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, ये v1 से चल रहा हो, ये v2 से चल रहा हो, तो भी तो दोनों को 4 ही दिखाई देगा, है ना, दोनों को क्या दिखाई देगा, 4 ही दिखाई देगा। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है कि फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट। रेस्ट का तो कोई सीन ही नहीं है। हाँ, एक्सेलेरेशन के बारे में सोचेंगे कि एक्सेलेरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहला तो स्टेटमेंट हमारा जो है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया है कि रेस्ट तो हमें कोई भी करने की जरूरत नहीं है दोनों फ्रेम को। एटलीस्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रिलेटिव वेलोसिटी तो रख ही सकते हैं, रिलेटिव एक्सेलेरेशन नहीं। तो आगे देखते हैं, द फ्रेम मे बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नीदर शुड बी एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होना चाहिए, चाहे वेलोसिटी दोनों की रिलेटिव हो जाए, जो कि बात कुछ कुछ मुझे ठीक लग रही है जब तक कि मैंने थर्ड ऑप्शन नहीं पढ़ा। थर्ड ऑप्शन क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे ईदर बी 0 और 8 और एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8। तो अब मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ते समझ में आ रही है कि अरे मैंने एक चीज तो कंसीडर ही नहीं की। मैंने क्या कंसीडर नहीं की कि ऐसा हो सकता है कि S1 के रिस्पेक्ट में तो ये 4 से आगे जा रहा हो और S2 के रिस्पेक्ट में ये 4 से पीछे जा रहा हो। तो ये वाली बात तो मैं पहले मान के नहीं चल रहा था। तो अगर ये वाली बात मैं मान के नहीं चल रहा था तो मेरा ये आंसर बी आंसर टिक करने का मन करेगा कि मैं बी आंसर को टिक कर दूं, क्योंकि दोनों फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होना चाहिए, है ना, यानी कि दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए अगर उनको किसी तीसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम नजर आ रहा है। बट इसने यहाँ पर मेन बात क्या, मैग्नीट्यूड सेम किया, इसने डायरेक्शन सेम नहीं किया। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड सेम किया है तो अलग अलग भी हो सकता है। यानी कुछ ऐसी कहानी भी हो सकती है कि तुम्हारा पार्टिकल जा रहा हो आगे 2 से और तुम्हारा S2 लेट से जा रहा हो आगे 6 से और तुम्हारा लेट से S1 जा रहा हो इधर 2 से। तो इसको क्या लगेगा, 4 से उधर जा रहा है, इसको क्या लगेगा, 4 से पीछे जा रहा है। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन तो 4 ही आया है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 4 ही निकल करके आया है। तो ये वाला केस भी एक बन सकता है। तो अगर ये वाला केस बनेगा तो इस वाले केस में अगर तुम देखोगे तो S1 का S2 के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, ये तो तुम जानते हैं ना कि रिलेटिव एक्सेलरेशन कब नजर आता है, जब दोनों का फ्रेम का एक्सेलरेशन हो सेम हो तो 0 नजर आता है, अगर ऑपोजिट हो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बनता है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है कि फ्रेम मे बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नीदर शुड बी एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी बोल रहा है कि दोनों फ्रेम का एक्सेलरेशन जो रिलेटिव है वो 0 होना चाहिए, लेकिन 0 होना कोई जरूरी नहीं है। इस वाले कंडीशन में हम देख रहे हैं कि दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन भी है जो कि 8 है। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो भी हमें दोनों फ्रेम से 4-4 नजर आ रहा है। ठीक है, यहां से भी 4 और यहां से भी 4 नजर आ रहा है। अगला, द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे इधर बी 0 और 8, जो कि मुझे ठीक लग रहा है ना। 0 कैसे हो सकता है, जैसे अगर AP जो तुम्हारा लेट से ऐसे है, लेट से 2 ही मान लेते हैं, और ये दोनों S1 भी भाग रहा है 6 से और S2 भी भाग रहा है 6 से, तो इस वाले केस में कितना हो जाएगा, अगर तुम देखोगे तो इस वाले केस में हम देखेंगे इनका रिलेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। इस वाले केस में इनका रिलेटिव कितना हो गया था, 8 हो गया था। इसके अलावा और कोई कंडीशन यहाँ पर जो है वो ट्रू नहीं बैठेगी तुम्हारी। ये बोल रहा है कि 0 से 8 के बीच में कोई भी हो सकता है। तो इसको हम चाहें तो मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। मैथमेटिकली हम कैसे देखेंगे इसको कि एक्सेलरेशन ऑफ लेट से, मैथमेटिकली देखना है कि वैसे ही समझ में आ रहा है कि और कोई वैसे ही मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। मैथमेटिकली और कंफ्यूजन जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, वैसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, इसको ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली शायद और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तुम और कोई पॉसिबिलिटी देखो जरा, ना, अगर तुम्हें इसका 4 ही रखना है एक्सेलेरेशन, तो ये 2 से जा रहा है, तुम्हें 6 ही रखना पड़ेगा। या तो ऑपोजिट में कर दोगे या फिर तुम्हें जो है वो सेम डायरेक्शन में रख के तुम करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो दोनों में ही एक में 0 आ रहा है, एक में 8 आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए और डी ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन और फंडामेंटल है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उसको ट्राई करो जरा। क्वेश्चन है रेफरेंस, ये बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, तुम्हें इसमें सुन करके काफी जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मेरे हिसाब से।
तो अ रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, चारों ऑप्शन को पढ़ो, फिर मैं एक एक करके इनको सोल्व करता हूँ, ठीक है। करें इसको, देखें किसी ने आंसर दिया है, ए एंड सी, आशीष ने आंसर दिया है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन देखो, तो ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर तुम करोगे तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी कि कौन सा ये रेफरेंस फ्रेम वाले क्वेश्चन काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं तुम्हें कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन होता है वो फ्रेम जिसमें तुम्हारा न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल हो। वैसे टेक्निकल डेफिनेशन है कि न्यूटन लॉ, जो पहला जो न्यूटन का लॉ है वो तुम्हारा एप्लीकेबल होना चाहिए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब वैसे डेफिनेशन ये होता है कि मतलब वो जो सॉर्ट ऑफ रेस्ट में हो, ठीक है, मतलब जिसका कोई भी एक्सेलरेशन ना हो। वैसे जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यही है कि इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होने चाहिए, और अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है ना, तो उसके ऊपर नेट फोर्स होने चाहिए। यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि हर एक पार्टिकल अपनी स्टेट को बनाए रखना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो उसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, और अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो है तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो नेट नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम होते हैं जिनमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या अर्थ एक जो है वो इनर्शियल फ्रेम है या अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अर्थ जो है वैसे तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है अर्थ, ठीक है, अगर तुम बिल्कुल टेक्निकली बात करोगे, है ना। लेकिन जो क्योंकि इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये खुद भी घूम रही है, अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है, सन के अराउंड भी घूम रही है, ठीक है। तो वैसे तो ये क्योंकि खुद भी एक एक्सेलरेटेड है तो इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ही कहते हैं। लेकिन अच्छा, होपफुली मैं स्पेलिंग ठीक हूँ इनिशियल की, लेकिन इसके कारण जो असर पड़ता है ना वो बहुत ही कम होता है। मतलब किसी भी बॉडी का, मैंने एक जगह देखा था, किसी बॉडी का 0.3% जो है, अगर तुम इक्वेटर पे देखोगे, इक्वेटर पे सबसे अधिक वो चीज जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही आएगा, है ना, क्योंकि चीज गोल गोल घूम रही है, तो उसके कारण कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल लो या उससे कोरस्पॉन्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल लो। तो उस वो एक सूडो फोर्स यहां पर तुम्हें लगाना होता है, तो उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। मतलब 0.3% ऑफ उस बॉडी का वेट होता है, जो mg के मुकाबले 0.3 mg ही होता है, मतलब है ना, 0.3/100 mg होता है, मतलब इतना कम होता है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो वैसे टेक्निकली अगर बोलोगे तो अर्थ एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, बट टू द गुड अप्रोक्सीमेशन, ये HC में बात लिखी हुई है, टू द गुड अप्रोक्सीमेशन, यानी कि अप्रोक्सीमेशन काफी अच्छा है अगर हम इसको इनर्शियल फ्रेम भी मान ले। क्योंकि जो हम जानते हैं ना कि अगर हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम लगाना चाहते हैं किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, जो कि m और उसका एक्सेलरेशन होता है जो फ्रेम तुम्हारा एक्सेलरेटेड है। जैसे अगर अर्थ में तुम ऑब्जर्व करोगे तो अर्थ का एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, अर्थ जैसे घूम रही है उसके हिसाब से, तो वो फोर्स इतना कम आता है कि उसको हम इग्नोर ही कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम लेके काम करते हैं, और फिर हम अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि जितने भी फ्रेम हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या रेस्ट में है, तो उन सारों को हम इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रिक्टली बोलूं तो इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन होता है जिसमें न्यूटन का जो पहला जो नियम है वो एप्लीकेबल हो, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। अर्थ क्या इनर्शियल फ्रेम है टेक्निकली, तो वो नहीं है, वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, लेकिन टू द गुड अप्रोक्सीमेशन हम उसको इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं। और अगर हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान करके काम करेंगे तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जितने भी फ्रेम एक्सेलरेटेड नहीं है वो सारे भी इनर्शियल काउंट होंगे। तो पहली बात, अ रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ ये, तो ये वाली बात जो है वो गलत हो गई कि इनर्शियल नहीं है, क्योंकि यहां पर वो टेक्निकली इसी चीज के बारे में पूछ रहा है, वो अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछ रहा है, तो हमें उसको इसी में आंसर करना है। तो वो इनर्शियल नहीं है, हम उसको नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानेंगे। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये वाली बात ठीक है। अगला आ गया, इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन लॉज आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम, तो इसमें न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं क्योंकि ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, तो दोनों बातें ठीक है, सन के अराउंड भी घूम रही है और अपने अराउंड भी घूम रही है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड डी करेक्ट। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया पूरा कि यहां पर, अच्छा किसी ने डाउट ही पूछा है तो मैं डाउट को आंसर कर दूं, बी डी, हाँ आशीष के यार, ठीक है, तो ठीक है, चलो ना, तो ये समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि भी पहले 3 क्वेश्चन मैंने इसी के रिगार्डिंग रखे ताकि तुम्हें कम से कम ये रेफरेंस फ्रेम वाली बात ठीक समझ में आ जाए, मैंने अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग बताया था, ठीक है। चलो अब तुम इसका जवाब दो जरा अगले वाले क्वेश्चन का, है ना, इस क्वेश्चन को रीड करो, जवाब दो। अगर देखो, अगर अप्रोक्सीमेशन लिया तो इनर्शियल फ्रेम तुम अर्थ को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन समझने की कोशिश करो अप्रोक्सीमेशन हम कब लेते हैं,
जब हम बाकी सारे क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं तब हम अर्थ को लेते हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन उसी के बारे में पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली है ना, तो फिर हम वहां पर अजम्पशन नहीं लेंगे। ये वाली बात तुम समझ रही हो? ये जो अप्रोक्सीमेशन है वो इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। अप्रोक्सीमेशन किसके लिए है? ताकि हम एनएलएम में जितने भी क्वेश्चन करते हैं सारे अर्थ के फ्रेम में ही करते हैं ना, तो क्या हम हर क्वेश्चन में सूडो फोर्स लगाते हैं, और वो भी मास इनटू में अर्थ का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उतने के बराबर लगाते हैं सूडो फोर्स? नहीं लगाते हैं। तो वहां पर वो अप्रोक्सीमेशन हमें, तो मैंने तुम्हें समझाया है कि ये ऑल्दो नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम है, लेकिन हम पूरे एनएलएम में जहां भी हम ये करते हैं, इसका मतलब अर्थ के फ्रेम में चीजों को देखते हैं, तो वहां पर हमें सूडो फोर्स नहीं लगाना है। अगर मैं बोल दूं कि नॉन इनिशियल है तो तुम सूडो थोड़ी लगाने लग जाओगे। तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे अर्थ के फ्रेम में, उन सब में हमें सूडो फोर्स नहीं लगाना है, क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल है। लेकिन बाय डेफिनेशन अर्थ इज एन नॉट एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, क्योंकि वो खुद एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरे ख्याल से अपना हल्का सा कट गया है यहाँ पर ये, लेकिन मैं इसको ठीक कर दूं ना, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर तो कलर चेंज हो जाए तो ये S2 है बच्चों, और ये अपना S1 है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हल्का सा वो मिस प्रिंट लग रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर दिया देखते हैं बच्चों ने जरा, बी एंड डी आंसर दिया। चलो चेक करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। तो पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2। ठीक है, फ्रेम S2 मूव्स विद S1 विद एन एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो S2 मूव्स विद, तो S1 हमने ये मान लिया और S2 हमने ये मान लिया। तो S2 जो है वो 4 से भाग रहा हो सकता है 5 से भाग रहा हो, ये 1 से भाग रहा हो, तो कुछ भी ऐसा मुमकिन है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये समझ गया हम कि इसका है ना S2 मूव्स विद रिस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन a, तो इनका आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, और आंसर आ रहे हैं मेरे ख्याल से ए एंड डी। चलो बाकी मैं आंसर निकाल करके फिर देखूंगा किसने आंसर ठीक दिया था। ठीक है, let F1 and F2 be pseudo forces on the particle when seen from S1 and S2 respectively। तो S1 और S2 से तुम्हें जो है वो देखना है पार्टिकल को। which of the following are not possible। अच्छा, F1 जीरो हो, F2 नॉन जीरो, ये तो मुमकिन है भाई। ठीक है, मुझे जो देख के लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये दोनों मुमकिन नहीं हो पाएंगे, डी और सी मुमकिन नहीं हो पाएंगे। सोचना जरा कैसे, देखो जरा। तो पहले मैं ये नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जा रहा है। यहाँ पे सपोज करो तुम्हारा पार्टिकल है कोई भी, अगर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है अगर S1 के बराबर हुआ तो ये तो सूडो नहीं आएगा ना। सूडो कब नहीं आता? जब किसी फ्रेम में तुम ऑब्जर्व करते हो और उस फ्रेम का जो है वो फ्रेम तुम्हारा जो है वो सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेटेड वहां पर ना हो। ठीक है ना, तभी तुम्हारा हम सूडो फोर्स नहीं लगाते ना। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग F1 F2 क्या सूडो फोर्स है ना ऑन द पार्टिकल व्हेन सीन फ्रॉम S1 एंड S2। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, चलो अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, अच्छा हाँ मैंने शायद गलत बोल दिया मे बी, हाँ अब मैं ठीक बोलता हूं। तो सूडो फोर्स तब आएगा जब फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, रिलेटिव कोई लेना देना नहीं है। जब फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा तो सूडो लगाना है, फ्रेम एक्सेलरेटेड नहीं होगा सूडो नहीं लगाना है। तो पहले वाले में हम अगर देखेंगे तो वो बोल रहा है कि F1 जीरो है। ऐसा हो सकता है ना कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो और इसका एक्सेलरेशन 4 हो। तो अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो इसके फ्रेम में देखने पे तुम इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी सूडो फोर्स नहीं लगाओगे। तो F1 0 हो सकता है और F2 फिर नॉन जीरो होगा। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक लग रही है। अगली बात कि F1 नॉन जीरो और F2 जीरो है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो S1 है वो जा रहा हो पीछे A से और S2 जो है वो उसका एक्सेलरेशन 0 हो, तब भी दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? A हो गया। और इस वाले केस में क्या होगा? S2 के फ्रेम में से देखने पे पार्टिकल पे कोई भी सूडो फोर्स नहीं आएगी। S2 तुम्हारा टेक्निकली उसका एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे 0 माना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा भी मुमकिन है। ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि दोनों के, अच्छा ये भी हो सकता है, सोचते हैं इसके बारे में भी कि दोनों के फ्रेम में नॉन जीरो आ रहा है, तो ये भी मेरे ख्याल से मुमकिन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर ये पार्टिकल P है, इसका सपोज करो एक्सेलरेशन 6 है, इसका लेट से 2 है, तो अभी तो रिलेटिव 4 हुआ है ना, लेकिन दोनों ही फ्रेम क्या है? एक्सेलरेटेड है, तो दोनों फ्रेम से ही पार्टिकल पे सूडो लगेंगे। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो पॉसिबल कौन सी नहीं है? कि दोनों से ही नहीं लग रहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो अगर ये तुम्हारा S1 हो गया, ये तुम्हारा S2 हो गया है ना, तो अगर एक का तुम 0 लोगे दूसरे का 4 लेना पड़ेगा। तो एक को ही तुम 0 कर सकते, दोनों को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को 0 कर दोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये वाली चीज मुमकिन नहीं है। और उसने यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल, तो सिर्फ ये वाली चीज जो है यहाँ पर वो मुमकिन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक डाउट शायद किसी बच्चे का आया है, तो मैं देख लेता हूँ। तो इसके हिसाब से हमारा डी आंसर हो जाएगा। अरे मेरा पेन कहाँ गया? हाँ ये। तो सॉरी सर, ए नहीं होगा। हाँ, तो पहले तो क्वेश्चन तुम्हें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल। तो इसमें सिर्फ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों फ्रेम का रिलेटिव एक्सेलरेशन 4 है।
ठीक है, या ए, सॉरी 4 मैंने पिछले वाले का आ गया, ए है, तो मतलब एक फ्रेम तो कम से कम एक्सेलरेटेड हो गई होगा। दोनों को 0 कर दिए तुमने, है ना, तो ये वाली चीज यहाँ पर मुमकिन नहीं हो, बाकी तीनों चीजें यहाँ पर मुमकिन हो पाएंगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो सिर्फ रेफरेंस फ्रेम के ऊपर है। होपफुली अब अगर रेफरेंस फ्रेम के ऊपर क्वेश्चन आया तो तुम उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।